कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। क्या अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये टॉपिक मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर निपटा के दे सकता हूं क्योंकि तुम्हें इसके अंदर ज्यादा कंटेंट याद ही नहीं रखना, तो तुम मानोगे? बिल्कुल मानोगे जब वीडियो शुरू होकर खत्म होने पे होगा। शुरू करते हैं। तो चैलेंजेस जो फेस किए जा रहे हैं पावर सेक्टर में, वो सबसे पहला हमारे भारत के अंदर है इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। भारत मांगता है जीडीपी की ग्रोथ रेट और वो मांगता है 7% से लेकर 8% तक। तो इसके साथ साथ जो पावर सप्लाई है, मैं लिख देता हूं वरना तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हैं बाबा जी। तो बाबा जी ने बात की भैया कि पावर सप्लाई जो है उसको भी ग्रो होना चाहिए कम से कम 8% के आसपास, जो कि नहीं हो रहा है। और जनरली जो अभी देखा गया है, जो भी डेवलपमेंट देखा गया है कि भारत आखिर कितने मेगावाट ऐड करते चल रहा है, तो अभी एज लो एज 2 लाख मेगावाट पर ईयर का फिगर मिल रहा है जो भारत ने ऐड किया है। इंडिया इज ओनली एबल टू ऐड 2 लाख मेगावाट पर ईयर या इन अ ईयर आप बोल सकते हैं। तो मैंने बोला था ना, मैं शॉर्ट में याद करा दूंगा। भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट मांगी जा रही है 7 से 8%, जिसके थ्रू पावर सप्लाई को अगर ग्रोथ रेट चाहिए तो मिनिमम 8% की चाहिए। लेकिन हमारी भारत सरकार सिर्फ अभी अगर पावर जनरेशन में कुछ कर पा रही है तो वो ऐड कर पा रही है 2 लाख मेगावाट अ ईयर, जो कि बेयर मिनिमम काउंट होती है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब ये होता क्या है, आपको एक टर्म इसके अंदर याद करना है बस, वो है प्लांट लोड फैक्टर। एक प्लांट पे जो आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए प्लांट बनाया हुआ है, उस पे आप आखिर कितना लोड डाल सकते हो। अगर उस बेसिस में भारत के अंदर बात करूं तो वो प्लांट लोड फैक्टर बेयर मिनिमम अगेन है, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी या लेवल पे है। क्वांटिटी क्यों बोल रहा हूं, बेसिकली बहुत मिनिमम लेवल पे है। द रीजन बीइंग बिकॉज मेंटेनेंस बहुत पुअर होता है इन प्लांट्स का, जिसके कारण अगर आप चाहो भी इनके ऊपर लोड डालना, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा जनरेट करके देना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है या इसके थ्रू कनेक्शन ज्यादा नहीं दिए जा पाते हैं, अगेन बिकॉज उतना लोड ये बेयर ही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं तुम्हें पॉइंट एक्सप्लेन करूं तो इसके अंदर भी तुम्हें कुछ खास याद नहीं रखना है, सिर्फ बाबा जी के साथ एक बार सुन लेना। अगर मैं बात करूं पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो इनमें जो लॉसेस हो रहे हैं वो एक्सीड कर रहे हैं 500 बिलियंस को भैया। ये हाँ भैया बिलियंस की बात कर रहा हूं मैं, 500 बिलियन रुपीज से ऊपर का लॉस हो रहा है। और ये इकोनॉमीज पे इकोनॉमीज खड़ी कर दे, कोई बहुत छोटा मोटा फिगर नहीं है ये। इतने लॉसेस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इनकर कर रहा है। और कैसे, तो जरा लिख लेना इसके नीचे ये लॉसेस कैसे हो रहे हैं, ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये लॉसेस हैं, मैं फिर से बोल देता हूं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एक्सीडिंग बियॉन्ड ₹500 बिलियन, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। अगर इसके अंदर इतना भी लिख दोगे तो तुम्हारे फुल मार्क्स है। अच्छा भाई, इसमें भी मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स के लिए भारत के अंदर जनरली हम थर्मल पावर को यूज करते हैं, मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं। और थर्मल पावर का भी मेन सोर्स हमारा कोल है। भारत के अंदर अब कोल के क्राइसिस आना चालू हो गए हैं और इसके कारण हमारा पावर जनरेशन जो है वो बहुत मेजरली इफेक्ट हो रहा है। तो अगर शॉर्टेज ऑफ इनपुट लिखा आता है तो आप कोल को डिस्क्राइब करते हुए बोलेंगे कि भैया कोल का अब उतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा है, जिसके कारण पावर जनरेशन इफेक्ट हो रहा है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, इसका आंसर इज कोल, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। ये बहुत बेसिक सी चीज है। भारत सरकार चाहती है कि हर कंट्रोल उसके हाथ में रहे और पावर जनरेशन का भी मेजर कंट्रोल भी भारत सरकार के हाथ में ही है। और इसलिए हमारे भारत में प्राइवेट और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार को लगता है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आ गए तो दे विल बी चार्जिंग हायर प्राइजेस, और भारत सरकार को यह मानना नहीं है। इसलिए भारत सरकार लॉसेस इनकर कर रही है, बिकॉज दे डोंट वांट दीज प्लेयर्स टू प्ले अ मेजर रोल इन द मार्केट। ऑल्दो अब प्राइवेटाइजेशन होने लगा है, लेकिन उस एक्सटेंट पे नहीं जिस एक्सटेंट पे आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है। फाइनली हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन। बिजली चोरी हुई जा रही है, पावर कट्स तो आपने देखा होगा कितने ज्यादा होते हैं, मतलब कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है और ना ही आपको पब्लिक से वो कोऑपरेशन मिल रहा है। बिजली के मीटरों पे मैग्नेट चिपका के अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं कि जितना बिजली का बिल कम आए उतना अच्छा है। हम पैसा देने को तैयार नहीं है सरकार को, जबकि बिजली पूरी यूज करनी है हमें। तो क्योंकि पब्लिक ही कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो ये सेक्टर डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड स्पाइरल पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर भी अगेन राम कहानी ही है, लेकिन बस ये बताना है कि अगर पब्लिक भी कोऑपरेट करना चालू कर दे तो एटलीस्ट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो प्रॉफिट में ना जाए।
लेकिन लॉसेस को तो कम से कम मिनिमाइज कर सकते हैं, जहां उसके बाद कहीं सरकार भी कंट्रीब्यूट कर दे तो बहुत भला हो जाएगा। मेजर्स टू मीट पावर क्राइसिस, पार क्राइसिस कैसे किया जाए? एक तरीका यह है कि मैं तुम्हें कुछ पॉइंट पहले ही इतने इफेक्टिवली बता दूं कि अगली बार जब बताऊं तो तुम्हारे लिए उसको याद करना काफी आसान हो जाए। जैसे पहला पॉइंट कहता है इंप्रूवमेंट इन द प्लांट लोड फैक्टर। कुछ मत करो, जो तुम थर्मल एनर्जी अभी तक यूज करते आए हो एज अ भारत सरकार, उसी को यूज करो, लेकिन अपना प्लांट लोड फैक्टर जो है उसको इंप्रूव कर दो, मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करना चालू कर दो, सो दैट जो एग्जिस्टिंग तुम्हारे प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाए। फिर मैंने तुम्हें एक 500 बिलियन रुपीस का लॉस बताया था जो कि था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, उसको कंट्रोल करो। कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ये बाबा जी ने पहले ही बता दिया था, तो कुछ नहीं, इसके कंट्रोल के बारे में दूसरा पॉइंट है और वो सिंपली ये कहता है कि अगर आपको ऐसे लॉसेस हो रहे हैं और आपको पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप में ऐसे मेजर्स लेने हैं जिसके कारण ये जो आपको मेजर फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं इनको आप कम करें। मे बी अगर आपको लगता है कि लोग ज्यादा पैसा नहीं देना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए, आप कम कर दें सो दैट आप ज्यादा लोगों से पैसे कलेक्ट कर सकें इन द फॉर्म ऑफ बिल्स। अच्छा तो यही है ना कि अगर आप महंगा रख रहे हो तो वैसे ही कोई नहीं दे रहा, इससे अच्छा सस्ता कर दो तो बाकी लोग पे तो करना चालू कर देंगे, कम से कम लीगली बिजली तो लेना चालू कर देंगे। तो जो प्लांट लोड फैक्टर था उसी से तीसरा पॉइंट भी मैं बना सकता हूं, पता है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जैसे जैसे आपका प्लांट लोड फैक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप उसको इंप्रूव करोगे, मेंटेनेंस पे ध्यान दोगे, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी वैसे ही बढ़ती जाएगी। सो इसमें सिर्फ प्लांट लोड फैक्टर नहीं आएगा, बट इट इज ऑल्सो अबाउट ट्रेनिंग द स्टाफ कि कैसे आप प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं टाइम टू टाइम, सो दैट आपकी ऑपरेशनल कैपेसिटी भी उतनी ही बढ़ जाए, ताकि जो पार क्राइसिस है उसे अगर एटलीस्ट हम 2 to 5% भी अगर कवर अप कर पाए इन छोटी मोटी चीजों के कारण तो क्या बुरा है। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है प्रमोट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। हां भैया, भारत उस वर्ज पे है जहां पे वो प्राइवेट सेक्टर को लेकर आ रहा है पावर जनरेशन में, और अगर विंड पावर की बात की जाए तो इंडिया इज ऑन द 5th लार्जेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू विंड पावर जनरेशन। और हां, अगर आपको नहीं पता है तो ये जो विंड पावर है इसमें 95% जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा है। लेकिन अगर अभी हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखें, थर्मल पावर वगैरह में देखें, तो यहां पे प्राइवेट सेक्टर उतना इफेक्टिव नहीं है। जो भारत सरकार के लिए कंसर्निंग सिचुएशन है वहां पे अभी प्राइवेट सेक्टर को लेके आना काफी ज्यादा जरूरी है, सो दैट जो हम वो 500 बिलियन रुपीस के लॉसेस इनकर कर रहे हैं ना, उससे बचा जा सके। और मैं तो कह ही रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट भी यही कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर। बिजली के थ्रू पानी पैदा करना यह भारत का भविष्य है। अगर भारत का हाइड्रो पावर पोटेंशियल देखा जाए ना तो 1,50,000 मेगावाट से भी ज्यादा एक्सीड कर जाता है। भारत का हाइड्रो पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं, इट एक्सीड्स मोर देन 1,50,000 मेगावाट, जो कि काफी इफेक्टिव है वैसे देखा जाए तो, अगर एक सेपरेट सोर्स ऑफ एनर्जी लेकर चल रहे हो आप उसे। लेकिन अभी हमने इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, ऑलमोस्ट 21.14% ही हमने इसको एक्सप्लोर किया है, और आगे अभी बहुत कैपेसिटी है जिसको हम यूज कर सकते हैं हाइड्रो पावर में। लेकिन नहीं, हम तो थर्मल पावर पे बेस्ड हैं अभी भी। तो ये अगर हमने एक्सप्लोर किया या हमने इसके थ्रू हाइड्रो पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चालू की तो हमारी काफी समस्याएं वैसे ही सुलझ जाएंगी। तो ये कुछ भैया हमारे 6 पॉइंट थे जिस तरीके से हम अपने पावर क्राइसिस को मीट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मेजर टॉपिक आने वाला है और वो हमारी हेल्थ क्राइसिस है, मतलब कुछ नहीं, जो हमारे भारत में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है हेल्थ। अब मैं उसके बारे में तुम्हें समझाना चालू करता हूं। हेल्थ को सबसे बेटर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है, और वो बोलता है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग अगर तीनों को मिला लिया जाए तो इंसान स्वस्थ कहलाता है। ये तीनों चीजें हेल्थ के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हेल्थ को आगे एक और चीज पता है बोली गई, हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, इट इज ऑल्सो अबाउट रियलाइजिंग वंस ओन पोटेंशियल, एबिलिटी टू रियलाइज वंस ओन पोटेंशियल। हेल्थ वो नहीं है कि भैया हाँ ठीक है हम बीमार नहीं हैं, दैट इज नॉट अ हेल्दी माइंड। बीमार नहीं होना हेल्दी होना ना भैया, हेल्दी होना वो कहलाता है जो ना ही बीमार है और वो जानता भी है कि उसका पोटेंशियल क्या है, वो किस कैपेसिटी तक खुद को खींच सकता है, उसको हेल्दी माना जाता है। तभी बोला गया मेंटल, सोशल और फिजिकल तीनों तरह से अगर आप वेलबींग में हो, मतलब स्वस्थ हो हर तरीके से, तो आप हेल्दी कहलाओगे, अदरवाइज नहीं। तो चलो यार बात करते हैं हेल्थ स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस की। सिंपल सी बात है कि ये हमारे भारत सरकार की जिम्मेदारी है
कि यहां पे 2 पॉइंट यूज करे, यानी गाइड और रेगुलेट करे, साथ में मॉनिटर भी करे जो हेल्थ स्टेटस है भारत का। और हेल्थ स्टेटस के अंदर जहां तक एजुकेशन की बात आती है, वो भी साथ में मेडिकल रिलेटेड इश्यूज को भी सॉल्व करना भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, या एक और नाम से जानी जाती है यूनियन गवर्नमेंट, जो है वो क्या कर रही है, वो पॉलिसीज और प्लान्स डेवलप कर रही है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। यहां पे भारत सरकार का रोल यह है कि वो इन महाराज को पिक्चर में लाएं। फिर से मैं बोल देता हूं क्योंकि ये टर्म आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप हेल्थ को इंट्रोड्यूस कर रहे हो या फिर हेल्थ स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस बता रहे हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भारत सरकार अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई भी पॉलिसीज या प्लान्स डेवलप कर रही है, तो अगेन वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू ही डेवलप करेगी। तो अब आप पूछोगे इनका काम क्या है? ये कुछ नहीं करते, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, यूनियन टेरिटरी से और अदर सोर्सेज से, सो दैट जहां जहां फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज डेवलपमेंट की जरूरत है, वहां पे प्रोवाइड करवा सकें। ये याद कर लेना जो मैंने बोला कि इनका काम यही है, टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर सोर्सेज, एंड अगेन जो भी डेटा आए उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, सो दैट जो अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम्स भारत सरकार निकालना चाहता है या अवेयरनेस फैलाना चाहता है वो पॉसिबल हो पाए। जैसे पोलियो प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, बहुत छोटे छोटे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारा दिमाग उस चीज से भरे। बट अगेन अगर कोई भी हेल्थ प्रोग्राम भारत सरकार को चलाना है तो दे नीड टू हैव अ डेटा सो दैट वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाए, और वो इन भाई साहब के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। अगेन मैं तुम्हारे सामने प्राइवेट सेक्टर का रोल बताते हुए सिर्फ वो फैक्ट्स प्रेजेंट करूंगा जो तुम्हारा आंसर कंप्लीट कर सके। सबसे पहले, जो इंडिया में ओवरऑल परसेंटेज ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उसमें से मोर देन 70% ऑफ द हॉस्पिटल्स आर बेसिकली ऑफ प्राइवेट सेक्टर ओनली, पहली चीज। दूसरी चीज, ओवरऑल जो हॉस्पिटल बेड्स देखे जाएं तो उसमें से 2/5 बेड्स जो हैं वो अगेन प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं, और जो डिस्पेंसरीज ओपन है, जो चिकित्सा होती रहती है छोटे मोटे इलाजों के लिए, वो डिस्पेंसरीज मोर देन 60% आर बीइंग होल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर ओनली। ये बेसिक 3 कंटेंट है जो आपको प्राइवेट सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। एक और जो मेजर कंसर्निंग फैक्टर है और वो तुमसे जो पूछा जा सकता है वो ये है कि इंडिया में जीडीपी का सिर्फ 4.8% जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि बहुत लो है कंपैरिजन अगर की जाए बाकी डेवलपिंग नेशन से। तो और किसी से ना कंपेयर करो तो चाइना से जरूर कंपेयर करो, और उनके मुकाबले भी ये बहुत लो है। 4.8% ऑफ द जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर तुम मुझसे पूछोगे कि यार बाबा जी थोड़े फैक्ट्स की भी तो बात कर लें, आप कैसे बोल सकते हैं कि 4.8% ऑफ द जीडीपी जो है वो बहुत ही लो है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना चालू करो। एक तो इलिटरेसी भी है और कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी है, क्योंकि अगेन हमारा बजट बहुत लो है और ये भारत सरकार की, जैसे मैंने बताया था कि जिम्मेदारी बनती है कि सबको अवेयर किया जाए। तो चलो कुछ फैक्ट्स की पेशकश कर दी जाए जो तुम्हें याद रखने हैं बाबा जी के फ्लेवर के साथ। सबसे पहली चीज, 5 लाख चिल्ड्रन जो हैं वो आज भी सफर कर रहे हैं फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीजेस, जो कि काफी पहले खत्म हो जाने चाहिए थे। अगेन क्योंकि जैसा भारत सरकार का कहना है कि वो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि पानी कभी जमा करके नहीं रखा जाता वगैरह वगैरह। दूसरी चीज जो बोली गई कि 2.2 मिलियन चिल्ड्रन जो है, नाउ दैट इज नॉट अ स्मॉल फिगर, 2.2 मिलियन चिल्ड्रन, और वो भी जो देश का भविष्य कहलाते हैं, वो लोग माल न्यूट्रिशन यानी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पा रहे हैं, खाना ही नहीं मिल पा रहा है, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। प्लस इसके साथ ये भी नहीं है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स भी है, जिसके कारण उनकी डेथ भी हो रही है या माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन चिल्ड्रन। और फिर हॉस्पिटल्स की हालत भी कुछ खास नहीं है, वो भी मैं तुम्हें इसके साथ साथ बता देता हूं। पहले ये नोट कर लो ताकि वो भी नोट कर लो। मैं तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा काम ही तुम्हें कंफ्यूज करना नहीं है, बस अपना फ्लेवर लगाना है, तो वो मैं करने आ गया। आगे भी मैं कुछ खास ऐसा नहीं बताने वाला, लेकिन एक चीज देखो, एक फिगर देखो, 4.8% कम क्यों है जीडीपी का पता है? हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो देखी जाए, अगर कंट्रीब्यूशन हमारा देखा जाए पॉपुलेशन में तो 17% है, लेकिन डिजीजेस में कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 20% है। देख रहे हो तुम, चमत्कार देख रहे हो तुम, हो ही नहीं सकता। हमारा परसेंटेज ही उतना नहीं है पॉपुलेशन का, लेकिन डिजीजेस का हाँ भैया 20% है, ज्यादा है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस का कंट्रीब्यूशन 20% जाता है, GBD से शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है। कृपया करके इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में मैं तुम्हें बता रहा हूं। साथ साथ में हमारे यहां 20% से भी कम पॉपुलेशन PHF मतलब पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का फायदा उठाती है। बाकियों को तो पता ही नहीं है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है। अभी यहां पे खत्म नहीं हो रहा हूं मैं। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो हैं उनमें भी
लेस देन 38% के पास प्रॉपर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। यहां पे डॉक का मतलब दे हैव प्रॉपर डॉक्टर्स, लेकिन अगेन लेस देन 38%। और फिर अभी यहां पे भी खत्म नहीं हुआ, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो हैं वहां पे मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं है, सिर्फ लेस देन 30% हैं जिनके पास प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल हैं। दैट इज द रीजन अगेन आई एम सेइंग कि ये जो 4.8% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ही लो है और इसको बढ़ाना जरूरी है अगर आप हेल्थ सेक्टर में वाकई में रिफॉर्म लेके आना चाहते हो। तो मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, जो रूरल अर्बन डिवाइड वाला तुम्हारा टॉपिक है, यानी रिच और पुअर का डिवाइड जो हमें देखने को मिलता है हमारे भारत के अंदर, लेकिन मैं इसको इतना इंटरेस्टिंग जरूर बना दूंगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा पढ़ने में। और हम सिर्फ याद करेंगे इसको 4 पॉइंट के अंदर। शुरू करें। सबसे पहला, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारे भारत की 70% वो रूरल एरिया में रिसाइड करते हैं। लेकिन अब मेडिकल एस्पेक्ट देखना चालू करूं तो हॉस्पिटल सिर्फ रूरल एरिया में 20% है और डिस्पेंसरीज सिर्फ 50% है, जबकि पॉपुलेशन 70% रूरल एरिया में है। तो यह चीज तुम शो कर सकते हो। दूसरी चीज, हॉस्पिटल हर 1 लाख लोगों के लिए रूरल एरियाज में जो हॉस्पिटल का परसेंटेज है वो 0.36 का है। सिर्फ 0.36 हॉस्पिटल्स हैं, मतलब एक हॉस्पिटल भी नहीं है अगर 1 लाख पर्सन के हिसाब से कंपेयर करूं तो बहुत बुरी हालत है। और दूसरा, अगर मैं वही अर्बन एरियाज में देखता हूं तो 3.6% हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, या एवरेज देखा जाए तो 3.5 हॉस्पिटल अवेलेबल हैं। परसेंट छोड़ भी दो तो 3.5 हॉस्पिटल तो मिनिमम अवेलेबल हैं सेम 1 लाख पीपल के लिए अर्बन एरियाज में। सेकेंड पॉइंट ये था। तीसरा, ना ही एक्सरे फैसिलिटी, ना ही ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटी और ना ही कोई बड़े बड़े इलाजों के लिए डॉक्टर अवेलेबल हैं। जब बात की, ये तो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटी, साथ में ना ही डॉक्टर्स अवेलेबल हैं अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और उसका इलाज करने की बात आती है। और लास्टली, अगर 20% पुअरेस्ट ऑफ इंडियंस को निकाला जाए तो वो भी हेल्थ केयर पे सिर्फ 12% स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। और रिच तो और महान है, सिर्फ 2% का खर्चा कर रहे हैं, बल्कि रेगुलर चेकअप्स, ये सब चीजें रोजमर्रा में यानी रेगुलरिटी में कराना चाहिए, जो कि हमारे इंडिया में एक ट्रेंड ही नहीं है अभी तक। तो अगर वुमेन हेल्थ की बात की जाए तो चलो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो 927 2001 से चेंज होके 914 ही रह गया है 2011 में। मतलब जो फीमेल फिटिसाइड के इंसिडेंट्स हैं वो भी बढ़ना चालू हो चुके हैं, जो कि एक अलार्मिंग कंसर्न है। ऑब्वियसली यार, हमारे भारत में ही ऐसा ट्रेंड क्यों है, देखने को क्यों मिल रहा है, जबकि हम एजुकेटेड और हो रहे हैं, फिर भी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो फॉल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत में बिलो द एज ऑफ 15 बात कर रहा हूं मैं, यहां पे 3 लाख गर्ल्स जो हैं वो ना सिर्फ मैरिड हैं, साथ साथ में दे आर कैरिंग अ चाइल्ड एज वेल, एंड दैट इज अ मेजर इशू। यहां पे ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जब हम अपना आंसर लिखते हैं कि बिलो द एज ऑफ 15 ऑलमोस्ट 3 लाख, मोर देन 3 लाख गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड, एंड नॉट जस्ट मैरिड, दे आर एक्चुअली बेयरिंग अ चाइल्ड। वो भी एक अलार्मिंग कंसर्न है। देन कम्स थर्ड पॉइंट कि जो लड़कियां बेसिकली अगर बात की जाए विच आर इन द एज ग्रुप ऑफ नियर अबाउट 15 to 49 ईयर्स, उनको एनीमिया की प्रॉब्लम है या न्यूट्रिशनल एनीमिया की प्रॉब्लम है, जो कि बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी से होती है। और हां, एक और चीज, कितने महिलाओं में ये चीज देखी गई, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। 50% या यूं मैं बोलूं तो मोर देन 50% ऑफ द मैरिड वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49 ईयर्स दे आर हैविंग एनीमिया और न्यूट्रिशनल एनीमिया जस्ट बिकॉज ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी। ये तो हालत है हमारे भारत में और अभी भी आगे खत्म नहीं हुआ है। और यही सिचुएशन जो आयरन डेफिशिएंसी के कारण है, इसी के कारण 19% मैटरनल डेथ्स होती हैं। जिम्मेदार है मैटरनल डेथ्स के लिए ये आयरन डेफिशिएंसी, ऑलमोस्ट टू 19%। तो चलो हेल्थ की बात कर लेते हैं। एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो हर सरकार को अपने सिटीजन्स को देना चाहिए और भारत सरकार को भारत के सिटीजन्स को देना चाहिए। इसी के अंदर पहला पॉइंट आता है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं अगर भारत सरकार इसको डिसेंट्रलाइज कर दे। मतलब इस बात की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी कि रूरल एरियाज में जगह जगह तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना कितना ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, एजुकेशन एंड एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी लोगों को एजुकेट करना भी उतना ही जरूरी है। एट द सेम टाइम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये लॉन्ग बैटल, ये जो लंबा बैटल चलने वाला है आज से लेके आने वाले टाइम पीरियड में जीतना चाहते हैं, और वाकई में जो बहुत सारे डिजीजेस हैं जिनको हम आसानी से ओवरकम कर सकते हैं उनको ओवरकम करना चाहते हैं, तो हमें हेल्थ केयर को लेकर और हाइजीन को लेकर काफी ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत है। और फाइनली इसके अंदर एक पॉइंट और बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कंटेंट नहीं पूछा जाएगा आपसे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना जरूरी है। जहां पब्लिक सेक्टर ध्यान रखेगा कि हर एक इंसान का इलाज हो रहा है, वहीं प्राइवेट सेक्टर यह ध्यान रखेगा कि फंडिंग प्रॉपर आ रही है और प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है, सो दैट
इनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ जाए जहां पे उन डिसीजेस से पार पाना आसान तो है, फाइट करना आसान तो है, लेकिन प्रॉपर फंडिंग और मैनेजमेंट के शायद ही पॉसिबल हो। तो फाइनली हम आ गए हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, और इसके अंदर तुम्हें कुछ खास याद नहीं रखना है क्योंकि बाबा जी ये ऑलरेडी चीजें तुम्हें करवा चुके हैं। पहला आ जाता है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। मैंने तुम्हें इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया था कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरियाज। हमारी 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, लेकिन हॉस्पिटल सिर्फ 20% है। इसको सुधारना जरूरी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा सेटबैक है कि अभी भी रूरल एरियाज में उतनी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। सेकेंड, कम्युनिकेबल डिजीजेस, एड्स हो गया, HIV हो गया, सार्स वायरस हो गया, ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, इससे फाइट करने के लिए अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है, जो छूने वगैरह से फैलते हैं, इनके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना रेडी नहीं है। और लिटरली हमें अगर इन चीज़ों से फाइट करना है, ऐसे कम्युनिकेबल डिजीजेज से फाइट करना है, तो अगेन हमें अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे एटलीस्ट डेवलप तो करना होगा। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी, वॉशरूम्स नहीं है अर्बन एरियाज में भी। 30% ऑफ द पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज डज नॉट हैव देयर टॉयलेट्स एट देयर होम्स। ये भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन है। हम रूरल एरियाज की तो बात ही ना करें, वहां तो सिचुएशन और वर्स्ट ही है, लेकिन अर्बन एरियाज भी एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। लैक ऑफ मैन पावर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। 12,000 ग्रेजुएट्स निकलते हैं भैया मेडिकल कॉलेजेस से, मेडिकल स्कूल से, लेकिन अल्टीमेटली हम अभी भी मैन पावर लैक करते हैं क्योंकि जनरली वो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे सैलरी अच्छी है, और गवर्नमेंट सेक्टर्स में उतने लोग नहीं है। और अगेन ये सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है एम्प्लॉय करने की, क्योंकि फंडिंग नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है। फिर बात आ जाती है माल न्यूट्रिशन की। अधिकतर जो डेथ देखी गई है चिल्ड्रन में, वो बेसिकली माल न्यूट्रिशन के कारण है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे आज भी हमें डील करना जरूरी है। और फाइनली, जैसा मैंने हर बार बोला कि रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी जरूरी है सो दैट फंडिंग एज वेल एज मैनेजमेंट भी मिल सके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स इंडिविजुअली और गवर्नमेंट सेक्टर्स इंडिविजुअली, यानी पब्लिक सेक्टर्स इंडिविजुअली काम उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे जितना बेनिफिट इनके साथ में काम करने में है। अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत बैकवर्ड ट्रेंड पे है, या बोला जाए तो अभी उसको डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। अगेन इट्स अ लॉन्ग बैटल, बहुत लॉन्ग टर्म का बैटल है ये, और अगर इसको वाकई में जीतना है तो लास्ट चीज यही है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर हैव टू वर्क टुगेदर। आई होप मैंने जितना शॉर्ट में हो सकता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट कराया है। एक बार, सिर्फ एक बार और इन 2 वीडियोस को देख लो और ये पूरा चैप्टर तुम्हारा निपट जाएगा। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया। डिसमिस